हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी हमारे लिए, चाहे वो किसी भी पेज की हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। खास तौर पर हम एडिटोरियल पेज के तीन आर्टिकल होते हैं, तीनों आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स, बिजनेस, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को कवर करेंगे। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। निश्चित बात है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको कई ऐसी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। यानी कि आप जो एक सुविधा वाले दायरे में रहते हैं और ज़्यादा सोते हैं या फिर घूमना पसंद है, तो इन सब चीज़ों को आपको सीमित करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को दे सकें। इसी के चलते ही आप सफलता की ओर बढ़ सकेंगे और एक दिन निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। पहली नेशनल न्यूज़ है, वैक्सीन पर अक्टूबर तक बड़ी कामयाबी के आसार। चीन से चल रहे विवाद पर भारत ने दिखाई नरमी। और दिल्ली में एक दिन में 1024 मामले। सबसे पहले पहली न्यूज को देख लेते हैं। वैक्सीन पर अक्टूबर तक बड़ी कामयाबी के आसार। कोरोना के खिलाफ छिड़ी चौतरफा जंग में वैज्ञानिकों के मोर्चे पर एक बड़ी खबर आई है। इसके तहत अक्टूबर तक देश को कोरोना की वैक्सीन विकसित करने के मामले में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। हालांकि इसका इस्तेमाल कब से होगा यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह साफ है कि अक्टूबर से देश में बन रही करीब 6 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल के चरण में पहुंच जाएगी। इनमें 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका निर्माण CSIR और ICMR की लैब में किया जा रहा है। साथ ही कोरोना के इलाज की दवाओं को लेकर भी तेजी से चल रहे ट्रायल का भी अगले कुछ महीनों में परिणाम आ सकता है। ट्रायल में HCQ यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी शामिल है। कोरोना से निपटने के लिए वैज्ञानिक मोर्चे पर चल रहे कामों की प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने गुरुवार को जानकारी दी है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चीन से चल रहे विवाद पर भारत ने दिखाई नरमी। सीमा विवाद को लेकर चीन की तरफ से नरमी के संकेत के बाद भारत ने भी अपने रुख में परिवर्तन किया है। भारत ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने यह भी कहा है कि वह चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए तनाव दूर करने के संकेत दिए हैं। एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय के और नई दिल्ली स्थित चीन के राजदूत ने भी सीमा पर हालात को स्थिर व नियंत्रण में बताया था। श्रीवास्तव ने कहा कि चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए भारत प्रतिबद्ध है और भारतीय सैन्य बल दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के बीच बनी सहमति और निर्देश का पालन करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि दिल्ली में एक दिन में 1024 मामले। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 7000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,60,666 हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 187 रही, जबकि 70,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। हालांकि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एंड मेडिसिन द्वारा रियल टाइम ऑनलाइन मैप में भारत में मृतकों की संख्या 4,653 दर्शाई गई है। यह संख्या चीन में मरने वाले लोगों की अधिकृत संख्या 4,638 से अधिक हो गई है। संक्रमण से जूझ रहे महाराष्ट्र में गुरुवार को 2,598 और देश की राजधानी दिल्ली में 1,024 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या के आधार पर भारत तुर्की को पीछे छोड़कर कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं 70,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर भारत में इस मामले में 10वें स्थान पर पहुंच गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार 6,566 नए मामलों के साथ देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 86,110 के साथ कुल 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये नेशनल पेज की हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, कराह रहे अमेरिका व यूरोपीय महाद्वीप। ये कोरोना वायरस की वजह से न्यूज़ है ये। और हांगकांग पर सख्ती का प्रस्ताव पारित। ये प्रस्ताव पारित किया गया है चीन द्वारा। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। पूरी दुनिया में फैल चुकी कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा अमेरिका व यूरोपीय महाद्वीप करा रहे हैं। इन दोनों महाद्वीपों में इस घातक वायरस के सबसे ज्यादा मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान दुनिया भर में 5,581 पीड़ितों ने दम तोड़ दिया है। इसमें मरने वालों का वैश्विक आंकड़ा 3.5 लाख के पार पहुंच गया है। इस दौरान कोरोना संक्रमण के 84,000 से ज्यादा नए मामले पाए गए हैं। इन्हें लेकर विश्व में पीड़ितों की संख्या 55 लाख से अधिक हो गई है। WHO के अनुसार अमेरिकी महाद्वीप यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अब तक करीब 25 लाख लोग कोरोना से पीड़ित पाए जा चुके हैं। 1,45,000 से ज्यादा की मौत हुई है। इस महाद्वीप में अमेरिका सबसे ज्यादा जूझ रहा है। दुनिया के इस सबसे ताकतवर देश में ही अकेले करीब 17.5 लाख लोग संक्रमित हैं। 1 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। इस देश में 25,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। चिली में 82,000 से ज्यादा नए मामले हैं। कोरोना महामारी के दोबारा पांव पसारने के मद्देनजर चीनी प्रधानमंत्री ली केक्सियांग ने गुरुवार को आगाह किया कि देश को सचेत रहना चाहिए। चीन के वुहान शहर में गत दिसंबर में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, हांगकांग पर सख्ती का प्रस्ताव पारित। चीन की संसद ने गुरुवार को हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लाने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। कानून के लागू होने की अधिसूचना जारी होते ही हांगकांग में चीन के खिलाफ एक भी शब्द बोलना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। लोकतंत्र की मांग को अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधि माना जाता है, जबकि आजादी की मांग को राष्ट्रद्रोह। आशंका है कि इससे हांगकांग का अर्ध स्वायत्त दर्जा बिना घोषणा के ही खत्म हो जाएगा। चीन के इस कदम से अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका हांगकांग का विशेष आर्थिक सहयोग का दर्जा खत्म कर सकता है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिकी संसद को बता दिया है कि हांगकांग विशेष दर्जा पाने का हकदार नहीं रहेगा। हांगकांग पर अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक का आह्वान किया, लेकिन चीन ने उसकी मांग को खारिज कर दिया है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, घरेलू बाजार पर चीनी वस्तुओं का दबदबा खत्म करने का काम शुरू। दूसरी न्यूज़ है, आज जारी होंगे जीडीपी के नए आंकड़े। और पावर सेक्टर की समस्या सुलझाने में जुटी सरकार। सबसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। घरेलू बाजार पर चीनी वस्तुओं का दबदबा खत्म करने का काम शुरू हो गया है, खासकर उन सेक्टरों में जिनमें घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी संभावना है। इसकी शुरुआत फर्नीचर से की गई है। फर्नीचर आयात पर लगने वाले शुल्क में 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। इनमें लकड़ी के फर्नीचर से लेकर अन्य प्रकार के फर्नीचर शामिल हैं। साथ ही फर्नीचर पार्ट्स के आयात पर लगने वाले शुल्क में भी 15% का इजाफा किया गया है। इससे चीन से होने वाले फर्नीचर आयात में कमी आएगी। भारत का सालाना फर्नीचर आयात 184.50 करोड़ डॉलर का है। इसमें चीन की हिस्सेदारी 105.10 करोड़ डॉलर की है। फर्नीचर का वैश्विक बाजार 250 अरब डॉलर करीब 18.75 लाख करोड़ रुपए का है। भारत की हिस्सेदारी वैश्विक फर्नीचर कारोबार में मात्र 1.7 अरब डॉलर करीब 13,000 करोड़ रुपए की है। यही वजह है कि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बार बार भारत में फर्नीचर के व्यापार को प्रोत्साहित करने की बात दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भारत में सालाना 3-4 लाख करोड़ रुपए का भी फर्नीचर कारोबार होने लगा
तो हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विदेश व्यापार विशेषज्ञों ने बताया कि चीन से ट्रेड वॉर शुरू होने पर अमेरिका ने चीन के फर्नीचर पर 25% का शुल्क लगा दिया था, जिससे चीन से अमेरिका निर्यात होने वाले फर्नीचर में 20% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि आज जारी होंगे जीडीपी के नए आंकड़े। देश की इकोनॉमी पर कोविड-19 के शुरुआती असर का पता शुक्रवार को चल जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को जनवरी और मार्च 2020 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अनुमान में भी जारी किए जाने की परंपरा रही है। हालांकि मौजूदा हालात के मद्देनजर अप्रैल-जून 2020 के लिए अनुमान जारी किए जाने पर संदेह है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी एफएसडीसी की बैठक हुई है, जिसमें इकोनॉमी की समग्र समीक्षा की गई है। कोरोना का प्रकोप सामने आने के बाद वित्तीय सेक्टर की दिशा तय करने वाली इस काउंसिल की यह पहली बैठक थी, जिसमें आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास समेत रिजर्व बैंक व वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों के अलावा सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, आईबीबीए जैसी तमाम नियामक एजेंसियों के चेयरमैन भी उपस्थित रहे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैठक में घरेलू व वैश्विक आर्थिक हालात के अलावा बैंकों की मौजूदा समस्याएं, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनियां, म्यूचुअल फंड में तरलता की दिक्कतों समेत तमाम दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई है। तीसरी न्यूज है, पावर सेक्टर की समस्या सुलझाने में जुटी सरकार। देशव्यापी लॉकडाउन ने बिजली सेक्टर की हालत खराब कर दी है। बिजली की मांग 40% घट जाने की वजह से बिजली प्लांट में उत्पादन कम हो रहा है। औद्योगिक खपत बंद होने से राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों का राजस्व बहुत ही घट गया है। ये कंपनियां अपने कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पा रही हैं। इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में विस्तार से विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि हर राज्य की बिजली सेक्टर की अपनी अपनी समस्या है और उनकी समस्याओं का उनके हिसाब से ही समाधान निकालने की योजना बननी चाहिए। सभी राज्यों की बिजली कंपनियों के लिए एक ही समाधान का फार्मूला बनाने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने इस सुझाव को बिजली मंत्रालय किस तरह से आगे बढ़ाता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक सभी राज्यों के लिए एक ही समाधान निकालने की कोशिश होती रहती है। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, अंततः किसानों को मिली आजादी। कृषि विपणन कानून के संशोधन में और उसके बाद उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में सभी हितधारकों के साथ लिया जाना आवश्यक है। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। दूसरा आर्टिकल है, संकट काल में शरारतपूर्ण राजनीति। जब से लॉकडाउन आरंभ हुआ है तब से कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने के नाकाम तरीके अपना रही है। इसी पर लिखा गया यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ अवधेश कुमार ने। तीसरा आर्टिकल है, यहां पर होगा लॉकडाउन पर फैसला, क्योंकि 5.0 लॉकडाउन अब जहां तक संभावित है शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं, अंततः किसानों को मिली आजादी। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के आज भारत विभिन्न कृषि और कृषि संबंधी उत्पादों का अग्रणी उत्पादक है। इनमें से कुछ उत्पादों का तो निर्यातक भी है। यह तमाम अनिश्चितताओं के बीच किसानों के अथक श्रम का फल है। हमारे किसान भगवान कृष्ण के निष्काम कर्म के उस आदर्श को वास्तव में चरितार्थ करते हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था। फल की इच्छा से मुक्त कर्म करो। वे दिन रात, जाड़ा, गर्मी, बारिश, सूखे, पर्याप्त आमदनी होगी या नहीं होगी, इन सबकी चिंता से निष्प्रह रहकर अथक श्रम करते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही श्रम का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। किसान का बेटा होने के कारण मैं किसानों की अनेक चुनौतीपूर्ण कठिनाइयों का स्वयं साक्षी रहा हूं।
किसानों का शोषणकारी बंधनों की जड़ें 1943 के अकाल, द्वितीय विश्व युद्ध, 1960 के दशक में पड़े सूखा और अनाज के संकट में है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और राज्यों के कृषि उत्पाद मंडी समिति अधिनियम कृषि उत्पाद बेचने के किसानों के विकल्पों को सीमित कर रहे हैं। किसान बाजार में खरीदार की कृपा पर निर्भर होकर रह गए हैं। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का मत रहा है कि किसानों को अपने उत्पाद को अपनी इच्छानुसार बेचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भारत में कृषि नीतियों पर ICRIR और OCD द्वारा किए गए अध्ययन के सह लेखक और प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक गुलाटी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अध्ययन के अनुसार कृषि बाजार पर बंधनों के कारण किसानों पर छिपा हुआ कर लगता रहा है। 2000 और 2001 से 2016-17 की अवधि में किसानों ने 45 लाख करोड़ रुपए या छिपा हुआ अंतर्निहित कर्ज चुकाया है, यानी 2.56 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। किसानों के लिए दूसरी आजादी होगी जो कड़ी मेहनत कर देश का पेट भरते हैं। लंबे समय प्रतीक्षित इस परिवर्तन को नितांत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। नए प्रावधानों की आड़ में फिर से किसानों का शोषण हो, ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए। ये संशोधन जल्द अमल में लाए जाने चाहिए। अधिक से अधिक खरीदारों को सीधे किसानों से उनके कृषि उत्पाद खरीदने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सशक्त कृषि उत्पाद संगठनों के व्यापक तंत्र का विस्तार किया जाना भी जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि किसानों द्वारा की गई 3500 आत्महत्या की घटनाओं में से किसी भी किसान के पास डेयरी या मुर्गी पालन जैसे आमदनी का कोई अतिरिक्त स्रोत नहीं था। किसानों की आमदनी के स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही पैकेज में पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी सहायता दी गई है। और कोरोना काल में बहुत से लोग घरों से ही काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, उसे तो खेतों में ही काम करना है। लॉकडाउन के बावजूद गेहूं, धान, दलहन आदि की बुआई रोपाई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। संकट काल में शरारतपूर्ण राजनीति। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ताजा बयान है कि लॉकडाउन विफल रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री आगे का ब्लूप्रिंट बताएं। इससे पहले जनता ने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह बसों को लेकर सस्ती राजनीति की। इसकी चर्चा आवश्यक है। प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट और वीडियो में बता रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों को सवारी देकर उनके घर नहीं पहुंचा रही है। फिर उन्होंने कहा कि हम 1000 बसें दे रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को लगा था कि योगी सरकार उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी और उसे सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेस की अपेक्षा के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार बसों की सेवा लेने को तैयार हो गई। इससे हड़कंप मच गया, क्योंकि 1000 बसों की व्यवस्था तो की ही नहीं गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नहले पर दहला मारते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हमें बसों की विस्तृत जानकारी दे दें। कांग्रेस को इसकी भी उम्मीद नहीं थी। मजबूरी में उसने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारी बसें आगरा में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर प्रियंका ने महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान को बसें क्यों नहीं उपलब्ध कराई? वहां से भी तो लोग पैदल या असुरक्षित सवारी से निकल रहे थे। जो राजस्थान सरकार प्रियंका के वचन को पूरा करने के लिए अपने परिवहन निगम को बसें उत्तर प्रदेश को दे सकती हैं, वह अपने यहाँ की स्थिति क्यों नहीं सुधारती? वस्तुतः जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, तब से कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने के नाम पर स्टंट राजनीति कर रही है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को 7 पत्र लिखे और 7 मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किए गए। अन्य किसी पार्टी ने पत्र नहीं लिखा। सोनिया का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वह कह रही हैं कि कांग्रेस श्रमिकों की रेल यात्रा का पूरा किराया देगी। इसी तरह राहुल गांधी 2 बार कामगारों से मिले। एक बार का वीडियो तो गानों के साथ फिल्मी शैली में जारी किया गया। राहुल भूल गए कि सबसे ज्यादा कामगार किसी राज्य से निकाले गए तो वह है महाराष्ट्र। राहुल का वीडियो स्वयं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था। पत्रकार वार्ता में राहुल ने जवाब दिया कि महाराष्ट्र सरकार में
हम निर्णायक नहीं हैं, समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस का अपना व्यवहार देखिए। उत्तर प्रदेश ने अपने छात्रों को कोटा से लाने के लिए राजस्थान की कुछ बसों का उपयोग किया, तो कोटा में उत्तर प्रदेश सरकार ने 560 बसें भेजी थीं, क्योंकि उनके पास 10,000 छात्र छात्राओं के फंसे होने की सूचना थी। बिल मांगना प्रशासन का काम था, लेकिन आखिर शासन की क्या जिम्मेदारी थी? अब बिहार सरकार ने कहा है कि उनके छात्रों को कोटा से वापस लाने के पहले राजस्थान सरकार को करीब 1 करोड़ रुपए देने पड़े। यह कितनी शर्मनाक हरकत है। कांग्रेस अगर गंभीरता से अपने रवैये पर पुनर्विचार कर बदलाव नहीं करती है, तो वह लगातार जनता की नजर में उतरती चली जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉकडाउन पर फैसला। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के पहले ही इस तरह की चर्चा शुरू होना स्वाभाविक है कि क्या पांचवें चरण की भी नौबत आएगी। लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और देश के कुछ शहर खासकर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में संक्रमण पर लगाम लगती नहीं दिखती। स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील शहरों और उनके हॉटस्पॉट कहे जाने वाले इलाकों में चौकसी का स्तर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को वास्तव में बल कैसे मिले। इसके लिए केंद्र सरकार को भी सक्रिय होना होगा और राज्य सरकारों को भी। भले ही लॉकडाउन के चौथे चरण में तमाम छूट देकर कारोबार को आगे बढ़ाने के उपाय किए गए हों, लेकिन सच यही है कि वे अपर्याप्त साबित हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि एक तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मनचाही व्याख्या की गई और दूसरे राज्य सरकारों ने शारीरिक दूरी के नियमों को लेकर जरूरत से ज्यादा सख्ती बरती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कारोबारी गतिविधियों को गति देने के लिए आवश्यक मानी गई आवाजाही पर कदम कदम पर अड़ंगे लगे या अड़ंगे अभी भी लग रहे हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 4 टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अटकलों का दौर खत्म करते हुए गुरुवार को पुष्टि की कि भारतीय टीम 4 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए इस साल अक्टूबर में उनके देश का दौरा करेगी। सीए ने आगामी गर्मियों का क्रिकेट कार्यक्रम घोषित किया जो 9 अगस्त से जिम्बाब्वे के दौरे के साथ शुरू होगा। भारतीय T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर को ब्रिस्बेन से होगा। बाकी 2 T20 14 और 17 अक्टूबर को खेले जाएंगे। 18 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में ही T20 विश्व कप का प्रस्ताव है जो 15 नवंबर तक चलेगा। कोहली की टीम फिर 3 दिसंबर से 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। इसी बीच के समय में 3 दिवसीय अभ्यास मैच खेले जा सकते हैं। तो ये आज का यानी 29 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।